जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल ही आधारित है और बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे और जो है इसको एक एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ जो भी क्लास होता है उसका जो है PDF आपको वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। तो बिना देर किए आज के क्लास को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्टीकृत अभिकरण नहीं है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्टीकृत अभिकरण नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बल निधि, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति क्या है, किनमें होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि महासभा और सुरक्षा परिषद में जो है वास्तविक शक्ति निहित होता है। अगला सवाल देखिए कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है। कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और वहीं साथ ही साथ कहेगा कि क्षमा दंड का, मृत्यु क्षमा दंड का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास है, यानी कि कोई भी न्यायालय से यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दिया जाता है तो उसका क्षमा करने का जो शक्ति है वो किसके पास होता है। तो वो राष्ट्रपति के पास होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है। अगला सवाल देखिए कि राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है। कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करते जाएंगे, जितने भी आंसर आपको मालूम है, जितने भी सवाल आपको मालूम है, तो प्लीज़ कमेंट करते जाएंगे और इसका सही आंसर बताते जाएंगे। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो तुरंत अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में कोई भी मैं क्लास अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को अटेंड करेंगे। और इससे जो आप तैयारी आपका सही अच्छा होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब स्कोर करेंगे एग्जाम में तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्रीफर नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को अटेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को ध्यान से देखेंगे और याद करते जाएंगे। अगला सवाल देखिए कि द यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। कह रहा है कि द यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ये 27 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 27 सदस्य हैं। अगला सवाल देखिए कि मनीला घोषणा पत्र 2012 संबंधित है। मनीला घोषणा पत्र 2012 ये किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है समुद्र तट संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये समुद्र तट संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ग्राम प्रधान जो है नीति निर्देशक तत्व है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि यदि संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किस रीति के कार्य करेगा। कह रहा है कि संसद सदस्य की अयोग्यता, यानी कि जब कोई भी सांसद सदस्य जो है अयोग्य हो जाए तो उसके प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किस रीति से कार्य करता है। तो राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग के विचारानुसार करेगा, यानी कि चुनाव आयोग के साथ जो विचार विमर्श कर करके जो उसमें निर्णय होगा वो जो है संसद के अयोग्य सदस्य के प्रति वो निर्णय लेंगे। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान समर्पित है। कह रहा है कि भारतीय संविधान समर्पित है। तो भारतीय संविधान किसके प्रति समर्पित है। तो भारत के लोगों के प्रति समर्पित है, यानी कि डी नंबर आपका आंसर राइट करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के लोग जो है भारतीय संविधान भारत के लोगों के प्रति समर्पित है। अगला सवाल देखिए कि भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। कह रहा है कि भारत के संविधान में जो प्रयुक्त होता है कि हम भारत के लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के, जिसे धर्मनिरपेक्ष है, ये जो अर्थ है ये किसके लिए प्रयुक्त शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। कहा कि कोई भी राज्य जो बनेगा वो अपने धर्म से लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग जो है ये निवास करते हैं। तो इसके सारे प्रश्न को आपको याद करते जाना है। साथ
साथ ही फ्रेंड, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ सारा स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी जो है ये सहयोग मिल सके। अगला सवाल देखिए कि संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया था। कह रहा है कि संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। किसमें संविधान जोड़ा गया था, तो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए कि उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिकाएं जारी कर सकती है। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिकाएं जारी कर सकती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 5, यानी कि सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 5 जो है रिट जारी कर सकता है। अगला सवाल देखिए कि राज्य की कार्यपालक शक्ति निहित होती है। कह रहा है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य में जो कार्यपालक यानी कि कोई भी कार्य यदि करेगा तो उसकी शक्ति किसमें है, तो राज्यपाल में। और देश में कहेगा तो राष्ट्रपति में कार्यपालक शक्ति निहित किसमें होती है, देश में राष्ट्रपति में, और राज्य में राज्यपाल में निहित होती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में सबसे अधिक हानिकारक कौन है। कह रहा है कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में सबसे हानिकारक कौन है, सबसे ज्यादा विषैला कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीला गैस होता है, क्योंकि ये जो गैस है ये वाहनों द्वारा जो निकलने वाले धुओं में जो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ज्यादा इसको जहरीला माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो होता है निम्नलिखित में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो आपका सी नंबर, यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा जो है इसको नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 9वीं सदी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी द्वारा किया गया था। कह रहा है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 19वीं सदी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। क्या, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल देखिए कि गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। कह रहा है कि गांधी जी का दांडी मार्च जो हुआ था ये किस आंदोलन से संबंधित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सी नंबर, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला सवाल देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसके बाद आंसर को हिट कीजिए। अगला आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। अगला सवाल देखिए कि यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो इसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है, यानी हवाएं जब गर्म हो जाती है, जो पूरा गर्म हवा निकलने लगता है, तो इसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो क्या हो जाती है, तो ये बढ़ जाती है, यानी कि जलवाष्प को ज़्यादा सोख लेती है। अगला सवाल देखिए कि किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया है। किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अकबर को कहा गया है। किसको कहा गया है, तो अकबर को कहा गया है। और अकबर द्वारा ही जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, तो अकबर द्वारा दीन इलाही की धर्म की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही दास प्रथा का अंत किया गया, किसके द्वारा, अकबर द्वारा। दास प्रथा का अंत किया गया अकबर द्वारा 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। इसके साथ ही तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था, तीर्थ यात्रा पर कर को अंत किया किसने, तो अकबर ने किया। और ये जो है 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर कर को जो है समाप्त कर दिया गया। वहीं जजिया कर को जो है किसने समाप्त किया, तो अकबर ने किया था। तो जजिया कर जो कब समाप्त हुआ, तो जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त हुआ। कब हुआ था, तो 1564 ईस्वी में समाप्त हुआ। उसके साथ ही यदि पूछेगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ये 1571 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। अगला आपको कहेगा कि मजहर की घोषणा किसने की। मजहर की घोषणा जो है ये अकबर ने की थी। मजहर की घोषणा जो आपका 1579 ईस्वी में किया गया था अकबर द्वारा। 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही दीन इलाही की घोषणा 1582
1582 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? अकबर के द्वारा। दीन-ए इलाही, यदि पूछे आपसे दीन-ए इलाही की किसके द्वारा घोषणा किया गया था, तो 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। और वहीं इलाही संवत की शुरुआत 1582 ईस्वी में हुआ, तो ये भी जो है अकबर के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से अकबर से इतने सारे प्रश्न आपको बन रहा, सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना और याद करते जाना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको प्रश्न जो है आपको मैं हमेशा लेकर आता हूँ, और जितने भी सारे प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है, और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर एग्जाम में कर सके। अगला सवाल देखिए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है द्वितीय विश्व गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया था। किसने किया था? तो गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और वहीं पूछे कि गोलमेज का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो गोलमेज का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ये 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। 1930 ईस्वी को जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को हुआ था 1931 में। 1931 में द्वितीय गोलमेज हुआ था, और वहीं तृतीय गोलमेज 17 नवंबर 1932 को। तो 30, 31 और 32 तीनों में जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इस तरह से आपको इसको याद करते जाना है। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में माउंट आबू का जो दिलवारा मंदिर है ये किस लिए विख्यात है? कह रहा है कि राजस्थान में जो माउंट आबू है क्या दिलवारा मंदिर जो है ये किस लिए विख्यात है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। ये जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु माउंट आबू का जो दिलवारा मंदिर है ये विख्यात है। अगला सवाल देखिए कि भारत के योजना आयोग की प्रवृत्ति क्या है? भारत के योजना आयोग की प्रवृत्ति क्या है, कैसी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, यह एक सलाहकारी संस्था है। ये क्या है? ये एक सलाहकारी संस्था है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यवहारिक स्रोत नहीं है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यवहारिक स्रोत नहीं है? तो आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बायोगैस, ये व्यवहारिक स्रोत नहीं है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है? आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में जो रक्त जो पूरे शरीर में दौड़ता है वो क्यों नहीं जमता है? जो बाहर यदि ब्लड निकल जाएगा तो वो तुरंत जम जाता है, और ये ब्लड जो बाहर जमता है ये किसके सहायक से जमता है? तो विटामिन के की सहायता से ये जो रक्त बाहर में जम जाता है। और अंदर में हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड नहीं जमता है, ये क्यों नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। किसके कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण जो है ये नहीं जमता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? तो टाइफाइड जो है जल के द्वारा फैलता है, हैजा जल के द्वारा फैलता है, अमीबियस जो है ये जीवाणु द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा जो है ये अन्य बीमारी हो जाता है, इसलिए जल द्वारा कह रहा नहीं फैलता है। तो इन्फ्लुएंजा आपका करेक्ट यानी कि बी नंबर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। मेरियम मील का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आहार नली की एक्सरे करने के लिए किया जाता है, यानी कि आहार नली होता है उसका एक्सरे करने के लिए बेरियम मील का प्रयोग होता है। अगला सवाल देखिए कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बहुमत से राज्यसभा द्वारा किया जाता है, यानी कि 2/3 मत जो है बहुमत यदि राज्यसभा को आ जाएगा तो इसका जो है सृजन करता है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा जो आपको मालूम होगा ये पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। और ये जो डेल्टा बनाती है ये गंगा नदी के द्वारा मैदानी भागों से लाई गई मिट्टी द्वारा ये बनाता है। किसके बनाता है? तो गंगा नदी द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा ये बनाता है। और सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो सुंदरबन का डेल्टा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि प्रकाश तरंग कैसी है? प्रकाश तरंग कैसी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला सवाल देखिए कि घरेलू रेफ्रिजरेशन में समान प्रशीतक का पदार्थ कैसा होता है? कह रहा है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में समान प्रशीतक यानी कि ठंडक के लिए क्या पदार्थ मिलाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है फ्रियोन गैस या अमोनिया गैस दोनों डाला जाता है रेफ्रिजरेटर में, इसके कारण जो है ये फ्रिज को ठंडा करता है।
अगला सवाल देखिए कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान में क्या अंतर होगा। कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके द्रव्यमान पर क्या अंतर होगा। तो क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्योंकि द्रव्यमान इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि जो आकार है उसका आकार वही रहेगा और जो निर्वात में यानी कि जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वहाँ जो भी कोई भार है वो आपको शून्य महसूस होगा। तो इस कारण से यदि जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो वहाँ आपको भार महसूस होगा। इसलिए चांद पर ग्रेविटेशन नहीं है, यानी कि चांद पर जब जाएंगे तो आप यदि खड़ा होंगे तो खड़े ही रह जाएंगे, यानी कि नीचे आप सतह पर नहीं आएंगे। कोई भी चीज़ यदि वहाँ आप फेंक देंगे तो वहाँ जो है हवा में ही लटकते रह जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। इस कारण से क्योंकि वहाँ जो है ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है नीचे कोई भी चीज़ आता है, यानी कि पृथ्वी जो है ये के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है तो कोई भी चीज़ को नीचे आकर्षण कर लेता है, यानी खींच लेता है, यानी कि ग्रेविटेशनल के कारण नीचे आ जाता है और चंद्रमा पर नहीं है। इसलिए यदि चंद्रमा पर हम बड़े से बड़े पत्थर को भी हम उठा लेंगे तो वह भार हमको महसूस नहीं होगा। अगला सवाल देखिए कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है। हीमोग्लोबिन में कहता है कि उपस्थित क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आयरन उपस्थित होता है। क्या होता है, तो आयरन उपस्थित होता है। अगला सवाल देखिए कि गन मेटल किस धातु का होता है। तो गन मेटल किस धातु का मिश्रण है, तो क्या आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ए नंबर हो जाएगा, तांबा टीन और जस्ता का ये मिश्रण है। अगला सवाल देखिए कि भारी जल का उपयोग होता है। भारी जल का कह रहा है कि उपयोग क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो आरएनए का संश्लेषण आपका ये राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, CO2 की मात्रा में वृद्धि, ताप में वृद्धि हो जाती है। अगला सवाल देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन CO2 से मिलती है। क्या रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन यानी कि O2 जो है कहाँ से मिलती है, तो ये आपको जल से मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो ये जल से मिलती है। अगला सवाल देखिए कि भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कहाँ स्थापित हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ए नंबर, यानी कि 8वीं शताब्दी में सिंधु पर अरब आक्रमण के बाद जो है इस्लाम धर्म का पहला संपर्क हुआ। अगला सवाल देखिए कि मगध साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों को सही क्रम कल क्या है। कह रहा है कि मगध साम्राज्य का जो शासन क्रम था इसका काल क्रम सही से क्या है, यानी कि कौन सीरियल नंबर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले उदयन था, इसके बाद शिशुनाग आया, इसके बाद काला अशोक, इसके बाद जो है आपका घनानंद। इसलिए आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बेवल योजना की सफलता का मुख्य कारक क्या था। बेवल योजना का सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना क्या था, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1925 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1925 में। और सबसे पहला विद्युत ट्रेन जो चलाया गया था वो किसका क्या नाम था, तो डेक्कन क्वीन। क्या नाम था, तो डेक्कन क्वीन नाम इसका नाम था। और कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई में इसको जो है चलाया गया, मुंबई से पुणे के बीच इसको चलाया गया था। अगला सवाल देखिए कि मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला सवाल देखिए काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है। काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन को जो है ये जोड़ता है। अगला सवाल देखिए कि सीसा संचायक सेल की अवशिष्ट चार्जिंग क्रिया में प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि सीसा संचायक बैटरी में चार्जिंग के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, जिसमें जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु जो है ये मिलाया जाता है, तो इसकी जो घनत्व बढ़ जाता है।
अगला सवाल है कि एक विद्युत हीटर में 220 वोल्ट का कार्य करता है, तो उसकी शक्ति 1 किलोवाट है, तो इसकी कुंडली से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो आपका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 4.5 एम्पियर जो है ये धारा प्रवाहित करेगा। अगला सवाल देखिए कि पाचन कह रहा है कि पाचन क्रिया में मनुष्य के शरीर जो HCl अम्ल बनता है उसका pH मान क्या होता है? कह रहा है कि पाचन क्रिया में मनुष्य के शरीर में जो HCl अम्ल बनता है उसका pH मान कितना होता है? तो pH मान जो है ये 7 से कम बनता है। कितना होता है? तो 7 से कम बनता है, यानी कि आपका 1.1 से 1.5 के बीच बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये डी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी घाटी का निर्माण जो है किसके कारण होता है? तो ये प्लोर नदी के द्वारा होता है। और वही यू घाटी का निर्माण हम कहे तो ये हिमानी क्षेत्र में होता है। किस में होता है? हिमानी क्षेत्र में जो है यू घाटी का निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? कह रहा कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है रामायण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? कह रहा है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि देवभूति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। अगला सवाल देखिए कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर जो प्रथम महिला शासिका थी, जो एकमात्र महिला शासिका शासन किया था, उसका क्या नाम था? यानी कि रजिया सुल्ताना नाम था। और वो किसकी पुत्री थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और आज के क्लास में आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया है, और आप बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।